Zaman Tahir, and we are here for our lecture number 6. And today's topic is the concept diagram. आज हम जो है वो concept diagram के बारे में देखेंगे और हमारा चैप्टर नंबर 1 था जिसका टाइटल था केमिकल इक्विलिब्रियम। चैप्टर हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम ओवरव्यू देखेंगे पूरे चैप्टर का कि हमने क्या क्या देखा और कौन कौन से टॉपिक्स जो हमने जो है वो इसमें कवर अप किए थे। अगर हम बात करते हैं डायग्राम की तो कोई भी प्रोसेस अगर हो रहा है तो उस प्रोसेस को शॉर्टली डिस्क्राइब करने के लिए हम एक ब्लॉक डायग्राम जो है वो बना लेते हैं। और वो ब्लॉक डायग्राम जब भी या फ्लो चार्ट जो है जिसे हम कहते हैं, अगर हम उसे देख लें तो हमें एक ओवरव्यू मिल जाता है कि हमने जो है वो इसके लिए कौन कौन सी बात जो है वो एक्सप्लेन हो चुकी है या हमारा मकसद क्या था इस स्टडीज़ करने को। तो हम देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले हमने देखा कि केमिकल इक्विलिब्रियम के हवाले से, इससे पहले हमने सबसे पहले जो डिस्कशन थी वो हमारी थी केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो क्या है, इनमें हमने देखा कि डिफरेंट जो है वो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर और वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने मेनली जो मिसालें देखी उनमें से हम एक को डिस्कस करते हैं। केमिकल रिएक्शन में हमने डिस्कस किया था हाइड्रोजन और आयोडीन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इन दोनों की क्वांटिटीज को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब सिंपल हम जो है इसको अभी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो रिएक्शन ले रहे हैं अभी फॉरवर्ड रिएक्शन के तौर पे सिंपल। तो उसमें क्या था कि हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलती है और वो हाइड्रोजन आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड्स पे होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये हैं जी रिएक्टेंट्स, और जो इसकी राइट हैंड साइड पे इस एरो के राइट हैंड साइड पे होते हैं इन्हें हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट्स हैं। और ये प्रोडक्ट्स कहाँ से आई, जब रिएक्टेंट्स ने आपस में केमिकली रिएक्ट किया तो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स बने। अब जब केमिकली कोई चीज रिएक्ट करती है तो उनकी फेजेस जो हैं वो आपको पता है कि वो नहीं रहती, जो उनकी पेरेंट जो है वो कंडीशंस होती हैं। अब उसके बाद हमने जो है वो डिस्कस किया था कि रिएक्शन जो हैं वो 2 किस्म के होते हैं। ऐसे रिएक्शंस जिनका प्रोसीडिंग जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो, वो यूनिडायरेक्शनल हो, उन्हें हमने नाम दिया था कि वो हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। उन्हें हमने नाम दिया था इरिवर्सिबल रिएक्शंस का। फॉर एग्जांपल इससे जो नेक्स्ट चीज थी, केमिकल रिएक्शन जो है उनकी 2 टाइप्स जो है वो हमने देखी थी। एक थी इरिवर्सिबल रिएक्शंस, कि ऐसे रिएक्शंस जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम है हमारे पास और ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में मिलेंगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देंगे। अब यहां पे मैग्नीशियम जो है उसकी आपको पता है सेकंड ग्रुप में पाया जाता है, तो इसकी वैलेंसी जो है वो +2 होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की इसमें जो है वो सलाहियत है। इसी तरह जो ऑक्सीजन है वो 6th ग्रुप में पाया जाता है, तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन जज़ब करने की सलाहियत रखता है। तो आपने पढ़ा था कि केमिकल फार्मूला लिखने के लिए हम क्या करते हैं, अगर ये पहले उनकी वैलेंसी लिखी जाती है, वैलेंसी के बाद इसकी वैलेंसी इसके बॉटम में और इसकी वैलेंसी इसके बॉटम में हम लिखते हैं। और अगर वैलेंसी जो है वो सेम हो तो फिर हम उनको नहीं लिखते। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फार्मूला है वो फिर क्या है, MgO। अब बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, यहाँ पे एक है, तो हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं।
लेकिन अब यहाँ पे मैग्नीशियम एक था और वहां पे दो हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी दो के साथ इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये एक हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो अब कौन कौन से थे, उनको हमने देखा कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट्स हैं वो टोटली कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में, रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम नाम देते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस का। जो दूसरी टाइप थी केमिकल रिएक्शंस की, वो थी रिवर्सिबल रिएक्शंस। और रिवर्सिबल रिएक्शन जो हैं वो कौन से हैं, ऐसे रिएक्शन, नाम से जाहिर है रिवर्सिबल, रिवर्स होने वाले, जो बाई डायमेंशनल होते हैं, यानी कि जिनकी दो तरफा सिमत होती है। पहले जो है वो रिएक्टेंट्स हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलके क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। ये है फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन कुछ ही देर के बाद क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये दोबारा कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती हैं अपने रिएक्टेंट्स कंस्टिट्यूएंट्स में। तो ये एक हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है और दूसरा हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो बाई डायरेक्शनल होते हैं, जिनकी दो तरफा सीमत होती है, उन्हें हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। और रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या करते हैं, जिनमें पहले स्टेप में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, और फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा कन्वर्ट हो रही होती हैं रिएक्टेंट्स में। अब इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उनको डबल एरो से शो किया जाता है। जो इरिवर्सिबल रिएक्शन थे उनको एक सिंगल एरो के साथ हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उनको हम डबल एरो के साथ, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में और दूसरा रिवर्स डायरेक्शन में, इस तरह हम इसको शो कर रहे होते हैं। अब इसके साथ साथ हमने देखा कि ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन हैं ये क्या हैं, ये कंप्लीट हो जाते हैं, गो टू कंप्लीशन। मैक्सिमम जो है वो जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो क्या होता है, कंप्लीट रिएक्शन जो है उनको हम कहते हैं कि रिएक्टेंट्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किनमें, प्रोडक्ट्स में, तो रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसके बरक्स जो रिवर्सिबल रिएक्शन हैं ये क्या करते हैं, एक तो ये दो तरफा होते हैं, नंबर दो ये कंप्लीट नहीं होते। कंप्लीट जब नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, इनमें एक वक्त ऐसा आएगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और जब ये दोनों इक्वल होंगे तो वहां जो है वो इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो क्या करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शंस, और फिर इसके बाद क्या होता है कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिशेस। इनमें इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश हो जाता है। कि इक्विलिब्रियम कब एस्टेब्लिश होगा, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हमारे पास जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अभी हमने वो रेज किया है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मीन कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्टेंट्स जिन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं वो, और दूसरा जो रिवर्स रिएक्शन है जिनमें प्रोडक्ट्स जो है वो दोबारा डिकम्पोज हो रही हैं अपने रिएक्टेंट्स में, तो ये दोनों रेट्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, जिनमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो जाता है, इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश हो जाता है। तो हमने देखा जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो तो कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं होते, बल्कि उनमें क्या होता है, ये तो बाई डायरेक्शनल होते हैं। और फिर इसके बाद एक वक्त ऐसा आता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन के उसमें रेट्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है
और रेट्स ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है ये क्या हो जाते हैं, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं और वहां से जो है क्या होता है जी, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, और इसको हम जो है वो आर एफ से डिनोट करते हैं और इसको आर आर से डिनोट करते हैं। ठीक है जी। तो इक्विलिब्रियम जब अचीव हो जाएगा तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल होता है। जितनी क्वांटिटी में उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, उतनी ही मिकदार में जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा डिकम्पोज होके रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो अब यहां से फिर हम क्या करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसको हम जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यहां से, और जिसको हम कैपिटल के सी से डिनोट करते हैं। जब हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो आ जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, वहां से केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। अब केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक्सप्लेन करने के लिए इससे पहले हम क्या करते हैं, हमने क्या किया था कि हमने एक लॉ ऑफ मास एक्शन जो है उसको डिफाइन किया था। लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने देखा था कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो असल में है क्या, कि आपको पता है रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे इससे पहले हमने लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो जब हमने डिस्कस किया तो हमने इससे पहले बात की थी एक्टिव मैसेज के हवाले से। तो एक्टिव मास जो है वो क्या है, एक्टिव मास जो है वो क्या होती क्या है। अब हमने मिसाल ली थी कि फर्ज करें कि ये मेरे पास अगर क्या है जी, ये एक स्टिक है, तो मैं क्या करूं जी, इसे ये मैं इसके साथ एक मेरे पास कैंडल है या लाइटर है, तो मैं इसके साथ इसको बर्न करना शुरू करूंगा। तो जब इसे मैं बर्न करूंगा तो फिर होगा क्या कि लकड़ी का ये जो पूरी स्टिक है इसका सिर्फ इतना हिस्सा जहां पे मैंने जो है वो इसको क्या कर रहा हूँ, हीटअप कर रहा हूँ, सिर्फ ये हिस्सा जो है वो रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है, बाकी सारी की सारी लकड़ी जो है वो बिल्कुल एज इट इज सेव है। तो रिएक्टेंट्स का वो हिस्सा जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा होता है उसे कहते हैं एक्टिव मैसेज। तो एक्टिव मैस जो है उसे हम क्या कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का वो हिस्सा जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा होता है उसे हम कहते हैं कि वो क्या है, एक्टिव मैस। इसकी एक और एग्जांपल भी हमने देखी थी कि कैंडल है, फर्ज करें तो कैंडल की टिप के ऊपर हम अगर जो है उसको बर्न करते हैं तो कैंडल जो है वो जलना शुरू कर देगी, ग्लो करेगी। अब जो कैंडल के इर्द गिर्द जो है वो हिस्सा होगा ऊपर जो वैक्स का, वो क्या होगा, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, वही टेक पार्ट कर रहा होता है रिएक्शन में। बाकी सारे की सारी जो कैंडल है वो एज इट इज सेव होती है। तो वो जो हिस्सा जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा होता है हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, ये एक्टिव मैसेज हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो हमने देखा था कि ये जो रेट है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके जी, एक्टिव मैसेज के। ठीक है जी। तो इसके बाद जो है वो फिर हमने देखा कि जितनी भी, जब हम इस बात से यहां से भी हमारे पास क्या आता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, तो ये जो हमारे पास उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी, तो यहां ये जो हमारे पास के सी की वैल्यू आएगी उसको फिर हमने डिफरेंट आगे केसेस में उसको डिस्कस किया था कि वेदर कि इस ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसको फाइंड आउट करने से हमें क्या फायदा होगा, इसको हमने क्यों फाइंड आउट किया, हमें इसका क्या अहमियत है इसकी केमिकल इंडस्ट्री में
या केमिस्ट्री में इसका क्या फायदा है। तो फिर हमने देखा कि इसके हवाले से ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है के सी की, इससे हमें दो चीजें पता चलती हैं, और वो दो चीजें कौन कौन सी हैं। एक तो हमें इससे पता चलता है, क्या पता चलता है जी, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन जो है वो हमें नहीं पता कि किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये जो वैल्यू ऑफ के सी है ये हमें बताती है कि रिएक्शन जो है वो इस टाइम उसकी क्या कंडीशंस है, वेदर के वो इक्विलिब्रियम के ऊपर है, या वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमें पता चली इस के सी से। तो ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, आपको पता है कि हमने एक एग्जांपल जो है वो देखी थी। उसमें हमने क्या किया था, हमारे पास एक रिएक्शन था हाइड्रोजन और आयोडीन का, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड बना। अब इसका जो के सी एक्सप्रेशन है वो हम लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे, हमें पता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो होता क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। अब इसको जब हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो होता क्या है कि जब हमने इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन की तो इसके बाद हमें पता चला कि के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो क्या है, रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, जैसे कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स, जितने नंबर ऑफ मोल्स उसके ऐड हो रहे हैं या बन रहे हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स उनकी पावर में चले जाएंगे, टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब इसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट की थी इनकी। कुछ ये रिएक्शन हो रहा था तो हमने क्या किया कि किसी टाइम टी के ऊपर हमने हाइड्रोजन आयोडाइड की भी कंसंट्रेशन ली कुछ, फिर हमने हाइड्रोजन की भी कंसंट्रेशन ली, फिर हमने आयोडीन की भी कंसंट्रेशन ली। तो जब हमने इनको सॉल्व किया तो फिर हमने वहां से जो हमारे पास वैल्यू थी उसको हमने नाम दिया था QC का। तो QC फिर हमने जब फाइंड आउट की तो इसको कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट जब हमारे पास आया तो फिर हमने इसकी मदद से KC की वैल्यू को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वेदर के रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर है, या वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, या वो रिवर्स डायरेक्शन में है। तो फिर इसके साथ हमने जब कंपेयर करना शुरू किया तो फिर हमें पता चला कि इसकी क्या क्या कंडीशन थी। तीन हमने इसके केसेस देखे थे कि अगर QC की वैल्यू बड़ी हो KC से, मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो दिया हुआ है और उससे QC की जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा आई है, तो इसके लिए हमने ये देखा था, एक एग्जांपल देखी थी, मैंने आपको बताया था कि ये जो चीज है इसके फर्ज करें हमारे पास जो है वो A इक्वल्स टू है जी 5 और B इक्वल्स टू है 10। तो अगर मैंने इनकी रेशियो फाइंड आउट करनी है A ओवर B, तो A आ जाएगा 5 और नीचे क्या है जी 10। तो जब इनका हम आंसर निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.5। अब इसमें जो न्यूमरेटर है वो है 5 और डिनोमिनेटर क्या है 10। न्यूमरेटर की वैल्यू कम है और डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है। अगर तो डिनोमिनेटर में वैल्यू ज्यादा होगी तो हमारे पास जो आंसर है वो भी कम आएगा। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं क्या करूं कि मेरे पास A जो है वो है 10 और B जो है वो है 5, तो इसमें जो मेरे पास रिएक्शन आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 10/5 इक्वल्स टू 2। तो अगर न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होगी और डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी होगी तो इसका मतलब है आंसर जो है वो हमारे पास मैक्सिमम आएगा, आंसर जो है वो ज्यादा आएगा। अब इसका मतलब क्या था, यहाँ पे डिस्कशन करने का मकसद इसका ये था कि अगर हमारे पास जो न्यूमरेटर में है जो वैल्यूज हैं अगर वो कम होंगी और डिनोमिनेटर में वैल्यू ज्यादा होगी
तो हमारे पास जो रिएक्शन कोशिएंट है उसकी वैल्यू कम आएगी। वैल्यू कम आने का मतलब क्या है कि न्यूमिरेटर में हमारे पास क्या है जी, प्रोडक्ट्स हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो कम होंगी और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो क्या होंगी, ज्यादा होंगी। अगर इस तरह का केस आए तो हमारे पास एक छोटा आंसर आएगा, लेकिन अगर हमारा इस रेशियो का आंसर बड़ा आ रहा है तो बड़ा कैसे आएगा, जब उसमें प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होगी। तो इसका मतलब है अगर QC की वैल्यू बड़ी है KC से, तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो अगर प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैक्सिमम है हमारे पास, तो फिर क्या होगा, ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा कन्वर्ट होंगी किसमें, हाइड्रोजन और आयोडीन में। क्यों, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। तो फिर इसका मतलब है कि अगर QC की वैल्यू KC से जो है वो बड़ी होगी तो रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, रिवर्स डायरेक्शन में। तो ये पहली बात थी कि अगर जो कोशेंट वैल्यू है वो बड़ी हो, बड़ी होने का मतलब क्या है कि उसके जो रिएक्टेंट्स की तादाद जो है वो ज्यादा है, रिएक्टेंट्स की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है। यहां से देखें, रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है और बल्कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट्स ज्यादा मिकदार में, जब प्रोडक्ट्स ज्यादा मिकदार में तो बैलेंस करने के लिए, इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए रिएक्शन जो है वो क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो दोबारा कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा किसमें, हाइड्रोजन में और आयोडीन में। अब नंबर 2 केस ये था कि अगर QC की वैल्यू कम हो KC से, तो ये भी हमने देखा कि वैल्यू जो है वो कम कब होगी, आंसर हमारा कम कब आएगा, जब उसका न्यूमिरेटर की वैल्यू कम होगी और उसके डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होगी। मींस के प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कम है और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो तब हमारे पास QC की वैल्यू जो है वो कम आएगी। तो जब QC की वैल्यू कम आएगी इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स अभी काफी कंसंट्रेशन में मौजूद हैं, रिएक्टेंट्स ने अभी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना है। तो यहां से हमें पता चला कि ये जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है जी। अब तीसरा केस ये था कि जिसमें QC की वैल्यू तकरीबन बराबर थी KC में। तो जब ये दोनों वैल्यूज हैं वो तकरीबन बराबर होंगी तो इसका मतलब है कि ये जो रिएक्शन है वो किसमें है जी, इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर है। अगर दोनों की वैल्यू में इतना खास फर्क नहीं है, दोनों तकरीबन एक जैसी जो है वो वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो केमिकल रिएक्शन है ये एट इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर है। ठीक है जी। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी KC की, उसकी मदद से हमने इनकी रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शंस के बारे में देखा कि डायरेक्शन जो है वो या तो उसकी फॉरवर्ड होगी या उसकी रिवर्स होगी या फिर वो क्या होंगे, एट इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर होंगे। तो और उनकी कंसंट्रेशन जो है वो क्या होगी, तकरीबन जो है वो सेम होगी। अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है जी, ये नंबर 2 जो बात थी वो है कि इस KC वैल्यू से जो दूसरी बात थी वो क्या है, वो ये है कि हम इससे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का हमें पता चल सकता है कि रिएक्शन जो है वो किस हद तक जो है वो कंप्लीट हो चुका है या किस हद तक उसने अभी कंप्लीट होना है या वो कंप्लीट होगा भी कि नहीं होगा या वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर है। तो ये भी चीजें सारी हम देख सकते हैं इस न्यूमेरिकल वैल्यू KC से। तो इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो चुका है। अब उसमें जो KC की वैल्यू है, 3 केसेस थे यहाँ पे भी, तो यहाँ पे जो 3 केसेस थे उनमें सबसे पहला केस था कि अगर हमारे पास KC की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, KC हैज लार्ज वैल्यू,
तो इसका क्या मतलब है? तो Kc की वैल्यू कब बहुत ज्यादा होगी? अभी हम फिर इसी पोर्शन के ऊपर आते हैं कि आंसर हमारे पास जो हमारा रेशो है उसका आंसर हमारे पास कब ज्यादा आता है, जब उसके न्यूमरेटर में वैल्यू जो है वो बड़ी होती है। तो न्यूमरेटर में हमारे पास है प्रोडक्ट्स, न्यूमरेटर में क्या है? प्रोडक्ट्स हैं। तो क्या होगा, क्या हम इनको जो है वो अपनी आसानी के लिए यहां पे भी लिख सकते हैं कि Kc जो है वो क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है जी। तो मींस कि Kc हैज लार्ज वैल्यू, तो Kc की वैल्यू लार्ज होने का मतलब क्या है कि उसके न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो बड़ी है। मींस इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी तादाद में मौजूद हैं और उनकी जो क्वांटिटी है वो रिएक्टेंट से बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है उसमें मैक्सिमम रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो चुके हैं प्रोडक्ट्स में, और रिएक्शन जो है वो अबाउट टू कंप्लीट है, रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होने के करीब है। इसलिए जो है वो उसमें प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। तो जब Kc की वैल्यू जो है वो बहुत लार्ज हो तो इसका मतलब है रिएक्शन इज अबाउट टू कंप्लीट। ठीक है जी। जब Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा कि रिएक्शन जो है उसमें प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। इसका मतलब रिएक्शन जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और वो या फिर अब नियर टू कंप्लीशन है। नंबर 2 केस था कि अगर हमारे पास ये जो Kc की वैल्यू है वो बहुत कम हो, Kc हैज मिनिमम वैल्यू या लोअर वैल्यू, कि अगर Kc की वैल्यू जो है वो क्या हो? बहुत ही कम मिकदार में हो। तो इसका मतलब क्या होगा? ये देखिएगा यहां पे फिर कि Kc वैल्यू का कम होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू कम है और जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू क्या है? ज्यादा है। इस वजह से Kc का जो आंसर है वो बहुत ही कम है। तो Kc जो है वो वैल्यू कब कम होगी? जब उसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत कम मिकदार में होंगे और उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो अभी भी काफी कंसंट्रेशन उसकी मौजूद है। तो मींस इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, लेकिन रिएक्टेंट्स अभी इतनी ज्यादा मिकदार में मौजूद है कि सिर्फ चंद ही जो मोल्स हैं या उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कन्वर्ट हुए हैं प्रोडक्ट्स में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिएक्शन है वो बहुत ही कम उसने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, बहुत स्लो रिएक्शन था और ये कभी कंप्लीट नहीं होगा। ऐसा रिएक्शन जिसमें इक्विलिब्रियम तो अचीव हो जाए लेकिन Kc की वैल्यू बहुत ही कम हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो है और इतना ज्यादा स्लो है कि उसमें से सिर्फ चंद ही जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुकी है। लेकिन ये रिएक्शन जो है वो क्या होते हैं? ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते। तो जब Kc की वैल्यू कम होती है तो इसका मतलब है कि उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं काफी कंसंट्रेशन में मौजूद होते हैं और रिएक्शन जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता। रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स। ठीक है जी। और नंबर 3 हमने ये बात देखी थी कि अगर Kc की वैल्यू ना इतनी ज्यादा हो और ना इतनी कम हो, मॉडरेट वैल्यू हो, कि Kc की वैल्यू जो है वो क्या हो? मॉडरेट वैल्यू हो, मींस कि ये वैल्यू ना इतनी ज्यादा है और ना इतनी कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसकी वैल्यू जो है वो मॉडरेट होगी तो केमिकल रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर है। केमिकल रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम को अटेन किया हुआ है। तो ये हमारा जो है वो आज का लेक्चर था जिसमें हमने कंसेप्ट डायग्राम के बारे में पढ़ा। अब हमने
एक ही फ्लो चार्ट में हमने क्या किया, पूरे का पूरा चैप्टर जो है उसको गो थ्रू किया। अब इसी को जो है वो हम क्या कहते हैं, कंसेप्ट डायग्राम कहते हैं। और इस चैप्टर में सबसे पहले हमने देखा कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। तो क्या होते हैं कि जिनमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं किसमें, प्रोडक्ट्स में। केमिकली जो है वो रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब फिर हमने देखा कि ये हमारे पास एक एरो है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो है उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो क्वांटिटीज इसके राइट हैंड साइड पे होती हैं उन्हें कहते हैं प्रोडक्ट्स। अब केमिकल रिएक्शन जो है वो दो तरह के होते हैं। एक जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन से हैं, जो यूनि डायरेक्शनल होते हैं और वो क्या करते हैं, गो टू कंप्लीशन, मींस कि वो कंप्लीट हो जाते हैं, उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में। दूसरी टाइप कौन सी थी, रिवर्सिबल रिएक्शंस की। तो रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन हैं जो बाई डायरेक्शनल होते हैं, यानी कि वो फॉरवर्ड मूव कर रहे होते हैं और फिर साथ ही रिवर्स डायरेक्शन में भी मूव कर रहे होते हैं। इनको हम डबल एरो के साथ शो करते हैं। और जैसे कि ये हमारे पास रिएक्शन है, तो इनमें एक वक्त ऐसा आता है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाए, तो फिर इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये इक्वल होते हैं किसके, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो यहां से हम Kc की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। और Kc हमें पता है किसके बराबर होता है भला, Kc किसके बराबर होता है जी, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, कि यहां पे जो कांस्टेंट उसमें यूज हुआ उसके जो स्पेसिफिक कांस्टेंट है। तो Kc असल में रेशो है दो स्पेसिफिक कांस्टेंट्स की, और वो स्पेसिफिक कांस्टेंट जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए और स्पेसिफिक कांस्टेंट जो है वो रिवर्स रिएक्शन के लिए। तो यहां से हमारे पास जो Kc की वैल्यू आ जाएगी। अब Kc को एक्सप्लेन करने के लिए हमने इसका जरूरत पड़ी लॉ ऑफ मास एक्शन की। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो एक्सप्लेन किया। वो किसने एक्सप्लेन किया जी, कि वो जॉर्ज थे और गुलबर्ग थे। उन्होंने बताया कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि सब्सटेंसेस तो टेक पार्ट कर रही होती हैं, लेकिन जो एक्चुअली रिएक्टेंट्स टेक पार्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि कैंडल की हमने मिसाल ली, स्टिक की मिसाल ली, तो वो जो एक्चुअली टेक पार्ट कर रहे होते हैं उन्हें कहते हैं एक्टिव मैसेज। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्टिव मैसेज के। तो यहां से भी हमें जो है वो Kc की वैल्यूज का पता चला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पता चला। अब ये जो हमारे पास Kc की वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो हमें कैसे फायदा देती है, हमें जो केमिकल इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनमें इससे हमें क्या फायदा हासिल होता है। तो उससे हमें दो चीजें हासिल होती हैं। एक तो ये कि इस Kc वैल्यू से हम देखते हैं कि रिएक्शन की डायरेक्शन कौन सी है, जो केमिकल रिएक्शन टेक पार्ट जो है वो अभी हो रहा है उसकी डायरेक्शन कौन सी है। तो उसकी डायरेक्शन के लिए हमने देखा कि हम क्या करते हैं, एक रिएक्शन कोएफिशिएंट जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं किसी भी टाइम के ऊपर। हम कंसंट्रेशन लेते हैं प्रोडक्ट्स की भी, रिएक्टेंट्स की भी, तो वहां से हम क्या करते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं फिर Kc वैल्यू से। तो अगर तो वो जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू Kc की वैल्यू से क्या हो जी, बड़ी हो, मींस कि ये कैसे वैल्यू बड़ी होगी, जब उसके न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होगी। न्यूमरेटर में वैल्यू बड़ी होने का मतलब क्या है कि उसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज्यादा कंसंट्रेशन में मौजूद हैं। तो फिर क्या होगा कि अब प्रोडक्ट्स तो बन चुके हैं, तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या करेगा, उन प्रोडक्ट्स को दोबारा कन्वर्ट करना शुरू कर देगा किनमें, रिएक्टेंट्स में। तो Qc की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो इसका मतलब है वो रिवर्स डायरेक्शन में है। और अगर Qc की वैल्यू कम होगी तो मींस ये वैल्यू कब कम होगी, जब उसके डिनोमिनेटर की जो वैल्यूज हैं वो बड़ी होंगी और न्यूमरेटर की वैल्यू कम होगी। तो डिनोमिनेटर में क्या है, रिएक्टेंट्स, इसका मतलब रिएक्टेंट्स जो है वो ज्यादा मिकदार में अभी मौजूद हैं। तो फिर क्या होगा कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो अभी कन्वर्ट होंगे किसमें, प्रोडक्ट्स में, मींस के जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी। और फिर तीसरा केस हमने देखा कि अगर Qc जो है वो तकरीबन जो है वो बराबर हो Kc के, रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अगर बराबर हो, तो फिर हम ये कहते हैं जो केमिकल रिएक्शन है वो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि इसी Kc की वैल्यू से हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो है वो देख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो टेक पार्ट हो रहा है प्रोसीडिंग्स में है वो कहाँ तक हो चुका है, किस हद तक वो कंप्लीट हो चुका है। तो उससे हम देखते हैं कि अगर Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है रिएक्शन जो है वो तकरीबन कंप्लीट होने के करीब है। अगर Kc की वैल्यू कम है तो इसका मतलब है कि उसमें इक्विलिब्रियम तो अचीव हो चुका है लेकिन बहुत ही कम मिकदार में प्रोडक्ट्स बनी है, मींस
कि ये रिएक्शन इतना स्लो है कि ये तकरीबन जो है वो कभी मुकम्मल नहीं हो सकता, नेवर कंप्लीट्स। और उसके हवाले से फिर क्या है कि इसकी वैल्यूज जो हैं प्रोडक्ट्स की वो बहुत ही मिनिमम है। नंबर 3 हमने देखा कि अगर केसी की वैल्यू जो है वो मॉडरेट हो, यानी कि ना इतनी बड़ी हो ना इतनी कम हो, तो फिर जो है वो क्या होगा, तो फिर ये होगा कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 1 था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ जितने भी लोग मंसूब हैं उनका ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड।